संस्था के प्रमुख के नाते भी अभिनंदन मेरा फर्ज बनता है। मैं तो एक सत्र में जो प्रतिभागी मित्र हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने एक विषय भी मुझे पकड़ा दिया है। ये अच्छा है। तो मित्रों, मुझे विषय बताया गया है ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। भाई एक साथ 4 विषय हैं इसमें। ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल एजुकेशन। मैं पहले प्रतिभागी मित्रों से जानना चाहूंगा कि जैसा अभी मैं मनोज सक्सेना जी को थोड़ा सुन रहा था और जब उन्होंने कहा कि कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि या तो सब कुछ जान लिया गया या नहीं जाना गया। कुछ ऐसी ही बात आई। एक बहन ने कहा कि नहीं, हमने सब जान लिया। मुझे तो अब रिटायरमेंट मेरा करीब आ रहा है, अभी क्या जाना ये समझ में नहीं आया आज तक। फिर भी कुछ अपने अनुभव या कुछ ज्ञान जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमें अच्छा लगेगा अगर आप इंटरेक्ट करेंगे। आपकी ओर से जो सवाल होंगे उनका स्वागत है, और तब वास्तव में इंटरेक्शन ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसमें 4 टर्म है मुख्य रूप से: मानव मूल्य, आचार, व्यक्तित्व विकास और पर्यावरणीय शिक्षा। मानव मूल्य के पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि मूल्य क्या है। सही बात यह है कि हम सभी मूल्यों को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, जीते हैं, लेकिन इन्हें परिभाषित करना कम शब्दों में कठिन काम होता है। फिर भी अगर बिल्कुल संक्षेप में कहें तो मूल्य जीवन के वे निर्देशक तत्व हैं जिनको व्यक्ति आजीवन जीता है। ये वे तत्व हैं जो व्यक्ति के आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं और संचालित भी करते हैं। हम ऐसे तमाम उदाहरण हैं हमारे पास। ये वे तत्व हैं जो मानव के जीवन में किसी न किसी महत्वपूर्ण तथ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका संबंध होता है आस्था से, विश्वास से, मान्यताओं से। मैं यूं कहूं कि वो व्यक्ति स्वयं कुछ, हर व्यक्ति के अपने जीवन मूल्य होते हैं। यह ऐसा विषय है जिसमें आप अगर बोलेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी इसको जीते हैं। ये एक मानक है जिसे व्यक्ति स्वयं सेट करता है कि वो क्या करना है। जैसे हम सभी अध्यापक हैं। बहुत से लोग होंगे जो सोचते होंगे कि यार 10 बजे की क्लास है, 10:15 बजे पहुंच गए तो क्या फर्क पड़ता है, 10:15 बजे पहुंचेंगे। एक अध्यापक है जो 10:05, 10 बजने में 5 मिनट कम हो तभी पहुंच जाएगा। एक अध्यापक है जो पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाता है। दूसरा है जैसे मेरे जैसा आदमी जो आपके साथ आकर के बैठ जाता है बिना अधूरी तैयारी के। जो समय से पहुंचता है, समय से और बड़ी तल्लीनता से अपना काम करता है, वो एक दिन में नहीं होता। उसने कुछ अपने व्यवहार के मानक तय किए होंगे और उन मानकों को वो जीता है, अमल में लाता है, व्यवहार में ले आता है। जब व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतार लेता है तो ये उसके आचरण को, व्यवहार को प्रभावित करता है, और जब यह उसके व्यवहार का अंग बन जाता है तो ये मूल्य व्यवहार मानव मूल्य की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि हम सभी मानव हैं, मानव को अलग से परिभाषित करने का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन मूल्य को समझना जरूरी होगा कि
ये वे निर्देशक तत्व हैं जो हमें स्वयं द्वारा एडॉप्ट किए गए मानकों के आधार पर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब एक चीज है, बोध क्या है? बोध तो अंडरस्टैंडिंग है, उचित अनुचित का विवेक है, क्योंकि जो भी पैरामीटर आप सब ने तय किए होंगे, हमने भी तय किए हैं, वो क्या उचित है क्या अनुचित है ये विचार करने के बाद ही तय किया होगा। इसका संबंध कहीं ना कहीं नैतिकता से भी होता है, क्योंकि नैतिकता भी उचित अनुचित का विवेक ही है। तो इसीलिए इन कुछ विषयों को हमने कुछ बिंदुओं में बांटा। मूल्य क्या है, मानव मूल्य क्या है, इन मानव मूल्यों के स्रोत क्या हो सकते हैं। आप में से कोई बताएगा इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? कोई भी? जी मैम बताइए। सर वेल ब्रॉट अप जो जैसे अपब्रिंगिंग जैसे हुई हो उसका भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हम ये सोचें कि हर चीज का कोई ना कोई रूट काज तो होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी इससे जुड़ा हुआ है। ये भले थोड़ा लंबा विषय है, लेकिन ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मानव मूल्यों के स्रोत हैं या जीवन मूल्यों के स्रोत हैं, वे हैं हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा सामाजिक वातावरण, और सामाजिक वातावरण से जो बृहद पर्यावरण है वो। ये इसके स्रोत हैं। एक और चीज है, अगर संस्कृति है तो संस्कार होंगे। संस्कार होंगे तो दो तरह के संस्कार होंगे। संस्कार हमें मिलते कहां से हैं? एक वंशानुक्रम से मिलते हैं और दूसरा वातावरण से मिलता है। कुछ चीजें व्यक्ति जन्मजात प्राप्त करता है और कुछ चीजें वो अपने वातावरण से ग्रहण करता है। ये जितनी बातें हम चर्चा करते हैं मानव मूल्यों की, नैतिकता की, ईमानदारी की, कर्तव्य निष्ठा की, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हम वातावरण से प्राप्त करते हैं। लेकिन सीखने की क्षमता ये हम वंशानुक्रम से पाते हैं। अगर बहुत संक्षेप में कहें तो वंशानुक्रम हमें विकास की क्षमताएं देता है और वातावरण उन क्षमताओं के विकास का अवसर देता है। बात को बहुत एक लाइन में हमने कहा, वंशानुक्रम से हमें विकास की क्षमता मिलती है और वातावरण से क्षमताओं के विकास का अवसर मिलता है। तो अब कौन सी क्षमता का विकास होगा, यह वातावरण पर निर्भर करेगा। जैसा अभी मैडम ने कहा कि जैसी हमारी अपब्रिंगिंग होगी, इसके मुख्य स्रोत अगर संस्कार हैं, परंपराएं हैं, तो वो कहां से मिलते हैं? परिवार से, पड़ोस से, समाज से, विद्यालय से, मित्रों से। यही ना 4-5 मुख्य स्रोत हैं। और शुरुआत घर से होती है। घर में जिन संस्कारों का बीजारोपण होगा, उन्हीं संस्कारों को लेकर के लड़का आगे बढ़ेगा। एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि एक बार, पहले तो लोग पैदल चलते थे, अब बड़े साधन हो गए हैं, तो एक जत्था जा रहा था व्यापार के लिए। एक छोटा बच्चा भी था। रास्ते में डाकू मिले, लोगों को उन्होंने लूटा।
सब लोग जब वो कर रहे थे, अपने अपने सामान कुछ बचा रहे थे, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, डाकू उनको मारपीट के लूट ले रहे थे, तो एक कम उम्र का बच्चा था, उसने अपनी कोट उठाया और उसने सरदार के सामने रख दिया। उसने कहा, क्या है? कि इसमें असरफियां हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां बड़े बड़े लोग, बाकी लोग अपने धन का बचाव कर रहे हैं, ये छोटा बच्चा है और ये कहता है कि इस कोट में असरफियां हैं। उसकी मां ने कोट के अंदर जो है कुछ असरफियां सिल रखी थी, फंसा रखी थी। वो उसको लेकर के जाता है अपने सरदार के पास। वो कहता है कि इस बच्चे ने ऐसा किया। सरदार ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बच सकते थे। उसने कहा, मेरी मां ने सिखाया था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने वही किया जो मेरी मां ने सिखाया था। एक संस्कार तो उसको घर से मिला, इसीलिए मां को प्रथम गुरु कहा गया है। और ये आज भी उतना ही कायम है जितना पहले था, बशर्ते कि मां इस बात को समझ पाए, अपने गुरुत्व को समझ पाए और अपने उस गुरुता का भान अपने बच्चे को करा करके उसमें इन वैल्यूज को इनकलकेट कर सके। इसलिए इससे बड़ा, मां से बड़ा कोई अध्यापक नहीं हो सकता। दूसरा, मूल्य जो है ये कोई किताब में पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये कोई कौशल नहीं है, ये कोई स्किल नहीं है, ये ज्ञान का कोई अंश नहीं है जिसे हम सीख पाए। ये तो व्यक्ति की आस्था है, विश्वास है, प्रतिबद्धताएं हैं, मान्यताएं हैं, जिन्हें वो जीवन भर जीता रहता है, जीने का प्रयास करता है और इसके माध्यम से दूसरों को भी प्रभावित करता है, दूसरों से प्रभावित भी होता है। अब एक बात आती है, इसका एक दूसरा पक्ष है, एथिक्स। एथिक्स को हम सामान्यतः आचार कहते हैं। आचार हिंदी में एथिक्स, और इसके तीन मुख्य पार्ट हैं: निर्विकार चिंतन, निर्दोष स्वभाव और निष्पाप जीवन। ये तीन मुख्य अंग हैं। अब आप सोचेंगे कि मेरी हिंदी कोई बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं चली जा रही है। ये आचार के तीन अंग हैं। यानी व्यक्ति बढ़िया सोचे, मोटे शब्दों में कहें तो अच्छा सोचे, क्योंकि जो जैसा विचार होगा वैसा व्यवहार होगा, जैसा व्यवहार होगा वैसा चरित्र होगा, जैसा चरित्र होगा वैसा व्यक्तित्व होगा। क्योंकि व्यक्तित्व पर अभी हम 2 मिनट में आएंगे आपके पास। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में चिंतन यानी सोचने की प्रक्रिया दोष रहित होगी तो स्वभाव भी दोष रहित होगा, और जब ये दोनों दोष रहित होंगे तो जीवन भी दोष रहित होगा, तब उसके व्यक्तित्व का बेहतर विकास होगा। अब एक तीसरा पार्ट है, मैं बिल्कुल संक्षेप में चल रहा हूं, मैं आपकी ओर से सवालों का स्वागत करूंगा। व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व है क्या? सभी अध्यापक हैं, और कुछ नहीं तो आपने आलपोर्ट को जरूर पढ़ा होगा, और ये किताब में लिखता है लिखने वाला कि ये बड़ी अच्छी परिभाषा है, हम भी मानते हैं, जो वो कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अभूतपूर्व सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें 2-3 बातें हैं। पहला, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है व्यक्तित्व, गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन किसका? मनोशारीरिक गुणों का, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों का गतिशील संगठन है। क्यों है गतिशीलता इसमें, क्यों है?
वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए। क्योंकि व्यक्तित्व गतिशील है और वातावरण भी परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके, और जो जितना बढ़िया सामंजस्य स्थापित कर लेता है, माना जाता है कि उसका व्यक्तित्व उतना बढ़िया है। अब मैं पहले कह रहा था कि व्यक्तित्व के भी दो आधार थे। पहला वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। तो वंशानुक्रम से जो भी वो गेन करता है, जो क्षमताएं प्राप्त करता है, वातावरण में उसका परिष्कार होता है, उसका विकास होता है, और वो उसके व्यक्तित्व का अंग बनता है। इसलिए व्यक्तित्व के विकास में भी हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, हमारे परिवार का, हमारी मान्यताओं का, हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। यही उसको प्रभावित करते हैं। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा कि ये सारी चीजें उसे एक एक करके और बहुत गहरे प्रभावित करती हैं, अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। और ये सारी चीजें जो हमारे चरित्र का अंग है, चरित्र को कहा गया आदतों का पुंज है। आदतें सामान्यीकृत व्यवहार हैं। रूसो कहता है, एजुकेशन इज नॉट इंफॉर्मेशन बट फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड्स ओन नेचर। एक जगह और वो कहता है कि एजुकेशन इज नॉट टेलिंग बट ट्रेनिंग। ये जो टेलिंग है, जो अभी मैं कह रहा था कि ये जो मूल्य हैं, ये कोई ज्ञान नहीं है और कौशल नहीं है जिन्हें सीखा जा सके। ये तो आचरण और व्यवहार में स्वीकार किए जाने और अमल में लाए जाने की प्रतिबद्धताएं हैं, मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, जिनको व्यक्ति जीता है। तो ये कैसे होगा? ये शिक्षा के माध्यम से होगा। और शिक्षा कैसी होगी? वो केवल किताबी ज्ञान से नहीं हो सकती। इसीलिए वो कहता है कि एजुकेशन इज नॉट टेलिंग बट ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग कैसे होगी? जैसे हमने कहा, उस एक उदाहरण दिया हमने, एक माँ ने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बच्चे ने ऐसा करके दिखाया। उस कहानी का दूसरा पार्ट ये है कि इसका एक प्रभाव ये होता है कि जो डाकू थे उनका मन बदल जाता है, और उन्होंने यह काम छोड़ दिया कि जब ये इतना छोटा बच्चा अपनी माँ का कहना मान सकता है, तो हम लोग फिर क्यों इस तरह का काम करते हैं। तो उसने न सिर्फ अपनी माँ के उस प्रशिक्षण को सार्थक किया, बल्कि इस रूप में सार्थक किया कि दूसरों को भी बदल दिया। हम भी यही करते हैं। हम किसी से प्रभावित होते हैं और हम किसी को प्रभावित करते भी हैं। दूसरा है, इसके साथ साथ पर्यावरण। मैं बिल्कुल शार्ट में चल रहा हूं। अब आपके जब सवाल आएंगे तो हम उस पर थोड़ा विस्तार से बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी ओर से सवाल जरूर आएंगे। इसलिए 2-2 मिनट का केवल मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क दे रहा हूं। पर्यावरणीय शिक्षा। अब इसको, पर्यावरणीय शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल पर्यावरण का ज्ञान कराया जाए। हमारे चारों तरफ जो भी घटित होता है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देशित कर दिया कि पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, तो पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम में आ गई। सभी को ग्रेजुएशन के पहले एक पेपर उसको देना है, उसमें पास करना जरूरी है। लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा नहीं रुकी, ये हम सब जानते हैं। मैं अक्सर, एक छोटी सी घटना है जो तकरीबन 1970 के आसपास की है, वो मैं अपने मित्रों से शेयर करता हूं, आपके साथ भी शेयर करता हूं। एक गांव में, और यह सच्ची घटना है मेरे आंख के सामने की, एक घर बन रहा था। तो पहले ऐसे कोई नक्शे तो पास होते नहीं थे। घर बन रहा है,
गांव के कुछ लोग आए, उन्होंने गृह स्वामी से कहा, जिसका घर बन रहा था, कि मालिक अगर इसको और यहां तक बढ़ा दिया जाता तो घर बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि आपका बड़ा परिवार है। मालिक को भी बात समझ में आई। जहां तक उसका विस्तार होता, उस दायरे में 3 पेड़ आ रहे थे हरे, और अमरूद के आ रहे थे। उन्होंने एक काम करने वाले से कहा कि इस पेड़ को काट के गिरा दो। उनका के खाली हो गए, मजदूर ने काटा नहीं। आधे घंटे बाद फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई पेड़ काट दो, उसने फिर इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद मालिक को गुस्सा आता है, वो उसे डांटते हैं। उन्होंने कहा तुमको मैंने पेड़ काटने के लिए कहा, सुनाई नहीं पड़ा? उसने जो जवाब दिया वो हमें आपको जरूर विचार करने लायक है। उसने कहा मालिक पेड़ हरा है, मैं नहीं काट सकता। आप एक काम करिए, इन पेड़ों पर धीरे से 5-5 बार आप वार कर दीजिए, बाद में काट के गिरा दूंगा, लेकिन मैं हरा पेड़ अपने हाथ से नहीं काटूंगा। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कहा कि जितना बन रहा है उतना ही बनेगा, पेड़ नहीं कटेंगे। अभी क्या होता है, बचपन में जिन गांवों में, जिन बगीचों से हम लोग जाने से डरते थे शाम को अकेले, वो बगीचों का अस्तित्व खत्म हो गया है। जंगल अंधाधुंध कट रहे हैं, और पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को रख करके हम परीक्षाएं जरूर पास कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का प्रदूषण रुक नहीं पा रहा है। वजह क्या है? यहां पर यह जरूरी हो जाता है कि इन तमाम चीजों को मूल्यों के सापेक्ष तौला जाए, मूल्यों के सापेक्ष तौला जाए। पहले जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती थी, लेकिन अगर कोई लड़का किसी आम के पेड़ के नीचे शौच करने बैठ गया तो दूसरे लड़के कहते थे कि तुमको पाप लगेगा। ये पाप और पुण्य का जो निर्धारण था, वो व्यक्ति को उन कामों से को करने से रोकता था जो समाज विरोधी हैं, पर्यावरण विरोधी हैं, संस्कार विरोधी हैं। इन कामों से रोकता था। हमारे यहां एक श्लोक आता है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततो सुखम। विद्या डिग्री का साधन नहीं थी, विद्या विनय देती थी। विनय भी एक मूल्य है, और जब ज्ञानवान व्यक्ति विनयी होता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में पांडित्य से ज्यादा चरित्र को महत्व दिया गया। आप रावण का उदाहरण देख सकते हैं, उससे बड़ा बलवान कोई नहीं था, उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन उसका चरित्र समाजोपयोगी नहीं था, समाज के लिए उपयोगी नहीं था, इसलिए उसको समाज में वह मान्यता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो विद्या विनय देती है। पढ़े लिखे आदमी, शिक्षित आदमी, विद्वान आदमी का पहला गुण है कि वो विनयशील होगा। विनयात यात, तब उसमें योग्यता आएगी। जब योग्यता आएगी तो संसाधन वो उपार्जित कर लेगा, संसाधनों का इंतजाम कर लेगा। लेकिन जब संसाधन आएंगे तो धनात् धर्मः, धर्म का आचरण करेगा वो। कभी हम धर्म सापेक्ष हुआ करते थे, कोई भी व्यक्ति धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। हमें तो संविधान में धर्म निरपेक्ष बना दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे शरीर का भी गुण धर्म है। मौसम बदलता है, हम सभी को वायरल होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम उस वातावरण और अपने शरीर के वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे जब सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, इसलिए जब जब मौसम बदलता है हमें अधिक केयर की जरूरत होती है। यह व्यावहारिक बात है। तो कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण के साथ हमने जितना खिलवाड़ किया, पर्यावरण की सुरक्षा को मूल्यों के साथ जोड़ करके, व्यवहार के साथ जोड़ करके, आचरण के साथ जोड़ करके ही ठीक किया जा सकता है। जब तक किताब में पढ़ाएंगे न तो नैतिकता का विकास होगा, क्योंकि जैसे जैसे नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ाई जाने लगी, नैतिकता का ह्रास रुका नहीं। जैसे जैसे पर्यावरण हम पढ़ाने लगे,
पर्यावरण का ह्रास रुक तो नहीं रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे तो ये दिखता है कि हर साल प्लांटेशन के नाम पर करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, और साल के अंत में अगर उनका सर्वे करा दिया जाए कि कितने पौधे इसमें से साबुत अगले साल तक बच पाए, तो उनकी संख्या बहुत नगण्य हो जाएगी। इस हकीकत को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब कैमरे के सामने इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ चीजों को केवल पढ़ा, एक तरफ से पढ़ा, दूसरी तरफ से निकाल दिया, बोध नहीं हुआ। जब बोध नहीं होगा तो वो उसे अपने आचरण में नहीं लाएगा, आचरण में नहीं लाएगा तो फिर उसका प्रयोग नहीं होगा, फिर उसके व्यक्तित्व का विकास उसी तरह से होगा जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए जहां तक पर्यावरण का सवाल है, इसको भी चाहे वो व्यक्ति का विद्यालय हो, चाहे व्यक्ति का परिवार हो, पाठ्यक्रम को किनारे कर दीजिए। अगर हम व्यक्तिगत प्रयास से इस पर आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। ये आपके 4-5 पॉइंट थे मोटे मोटे, इस पर आपके सामने हमने कुछ बात रखी। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सवाल करेंगे। जी, Participants, you can ask your question by unmuting yourself. Yes, ma'am. नमस्ते सर। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा एक शेयर करना चाह रही थी कि whenever we talk about the environmental and value related thing and the way we are approaching towards the sustainable development, तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और बढ़ती जनसंख्या की बात कर रहे हैं, और जब हम रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहे हैं, and at the same time when we talk about the value ethics and all those things, sir, so whatever I have experienced and whatever I am looking at, for example छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल के बारे में अगर जानकारी है तो सर that's a very disheartening thing happened कि लाखों हेक्टेयर में जंगल की कटाई हो गई, जबकि सारे आदिवासी वहां पे जुटे थे, सारे एनजीओज जुटे थे। इतना सारा on a daily basis based on just a sustainable development and making best use of available resources, अगर इतनी सारी बातें हो रही हैं तो हम कहाँ तक अपने स्टूडेंट्स में ये नैतिक मूल्यों के बारे में बात कर सकते हैं? जो मुझे समझ में आता है कि जब हम कहते हैं ना किताबी बातें किताब में होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेसमैन रूल करते हैं, तो वो जो एक चीज होती है, मम्मी ने सिखाया है, टीचर्स ने सिखाया है, हमारे नैतिक मूल्य ये बताते हैं, द मोमेंट वी एंटर इनटू अ प्रैक्टिकल लाइफ वेयर वी हैव टू लिव, वेयर वी हैव टू सर्वाइव, तो जब वो सर्वाइवल पर्पस आता है तो वो सारी चीजें बहुत बेमानी लग जाती है सर। तो ये एक मेरा बहुत ऐसे मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को देख के, एंड स्पेशली जब जंगलों की कटाई इतने बड़े लेवल पे होती है और ऐसे कुछ जहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सेकेंडली अभी हमारा कुंभ मेला होने वाला है इलाहाबाद में, तो कुंभ मेला के बारे में अगर आप देखें तो 100 से ज्यादा पुराने पेड़ों को काट दिया गया है सर, जस्ट टू मेक शेल्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हमारे पास कोई मिड वे नहीं है जहाँ हम पॉलिटिकल जो हमारे इंटेंशंस होते हैं और हमारे जो एक्चुअली नैतिक मूल्य होते हैं उनको हम सहेज के रख सकें। तो वो थोड़ा सा मेरा कंसर्न होता है सर जब भी एनवायरनमेंट की बात आती है। तो सर थैंक यू। देखो ऐसा है कि कभी भी किसी भी कालखंड में 100% कुछ भी न तो बदला जा सकता है और न 100% इग्नोर किया जा सकता है, दोनों बातें। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और आप भी इस बात पर विचार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बात या जो हमारा कंसर्न है वो जिंदा है, और जब हमारा कंसर्न जिंदा है तो हमारे एफर्ट भी जिंदा रहेंगे। वो गिलहरी की कहानी है ना
वो कहा कि उसने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम अपना काम तो करेंगे। दूसरी बात है कि नैतिक शिक्षा या बाकी चीजें हैं, ये किताब से पढ़ाई ही नहीं जा सकती। ये तो बच्चा जो है अपने परिवार के, अपने समाज के, हम सबके आचरण और व्यवहार से सीखता है। मैंने पहले ही एक एग्जांपल दिया कि अगर हम स्वयं लेट जाएंगे तो हम अपने विद्यार्थी से कैसे उम्मीद करें कि वो टाइम से आएगा। हम खुद बिना तैयारी के जाएंगे तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि विद्यार्थी हमारा तैयारी के साथ आएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना। और हम तो एक बात हमेशा कहते थे, अभी भी कहते हैं, कि आप सामने वाले से, चाहे वो आपका विद्यार्थी हो, चाहे आपके घर का बच्चा हो, चाहे कोई भी XYZ हो, आप जो चाहते हैं उसका औचित्य उसे समझा दीजिए। क्यों चाहते हैं? आपका आधा काम पूरा हो जाएगा। ये पक्की बात है। अब पेड़ तो कट रहे हैं, ये आपकी भी चिंता और हमारी भी चिंता है। जैसे हमने कहा कि जिन बगीचों से हम लोग हाई स्कूल में शाम को जाड़े के दिन में दिन छोटा होता है, साइकिल से आते थे तो साइकिल बगीचे के किनारे रुक जाती थी, क्योंकि आने वाले स्कूल से और भी लड़के होते थे। जब 5-7 लड़के इकट्ठे हो जाते थे तब उस बगीचे से हम लोग गुजरते थे। इतना लंबा और घना बगीचा हुआ करता था। अभी मैं 1 साल पहले उस इलाके में गया तो हमें बड़ी मुश्किल हुई उसको खोजने में। एक पुराना ट्यूबवेल था। मैंने अपने भाई से पूछा कि ये वही इलाका है ना? कहा हाँ भैया वही इलाका है। एक भी पेड़ नहीं बचा है। एक ट्यूबवेल बचा था जो लैंडमार्क तब भी था और आज भी है। तो हमने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक कोई आप अंग्रेजी में बड़ा बढ़िया फ्रेज कहते हैं ना कि किसी की नीड के लिए तो प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन ग्रीड के लिए तो कम पड़ जाएगा ना। तो हमने विकास के नाम पर थोड़ा इस तेजी से विकास शुरू कर दिया। होना भी चाहिए, लेकिन जो आपने कहा ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अपने अपने तौर तरीके हैं समझने के। मैं थोड़ा पुराने ख्यालात का आदमी हूं, तो मेरा यह मानना है कि किसी भी विकास के लिए सस्टेनेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। यानी ऐसा विकास जो प्रभावी भी हो और अपेक्षाकृत स्थिर भी रहे। आप चल के देखो ना, जब हम चलते हैं तो हमारा एक पैर जमीन पर रहता है और दूसरा पैर हवा में उठता है। ठीक है, हवा में उठता है तो आगे बढ़ता है, आगे वाला पैर फिर जमीन पकड़ता है तो पीछे वाला पैर आगे बढ़ता है। जो पैर जमीन पर रहता है वो हमारी परंपराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी संस्कृतियां हैं, और जो हवा में उठता है वो विकास है। इस तरह से आदमी कदम दर कदम आगे बढ़ता रहता है। यानी यही हाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। अभी क्या है, जैसे पूरा का पूरा भारत का पूरा प्राचीन जो दर्शन था, प्राचीन व्यवहार था, वो सस्टेनेबल था। जैसे हमने कहा कि आदमी हरे पेड़ नहीं काटता था, इतने एनजीटी बनाने की जरूरत नहीं थी, और खाना बनाने के लिए गैस भी इतना नहीं था, लेकिन लोग सूखी हुई लकड़ियां बगीचों से ले आते थे, जंगल से ले आते थे, और इतनी लकड़ियां उनको मिल जाती थी कि उनसे वो अपना काम कर लें। ठीक है, अभी तो नहीं हुआ, अभी हम उसको मान भी नहीं रहे हैं, और मानेंगे नहीं तो देखो भाई, नेचर जो है वो अपना काम करती है और हम अपना काम करते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे, लंबे समय तक चलेंगे, वो डेवलपमेंट, वो जर्नी सस्टेनेबल होगी। और सामंजस्य स्थापित करके नहीं चलेंगे तो क्लैश होगा ह्यूमन नेचर और इन्वायरमेंटल नेचर के बीच, और जब क्लैश होगा तो उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। ग्लेशियर धीरे से पिघल रहे हैं, तेज पिघलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हो रही हैं।
दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, शहरों में सांस लेना मुश्किल है। तो ये सब हमारे किए कराए कारनामों का, हमारे व्यवहार का परिणाम है, जो आज हम कम भोग रहे हैं, कल ज्यादा भोगेंगे। नदियां प्रदूषित हैं। अब हमको तो याद है कि करीब 25-30 साल से तो हम पर्यावरण शिक्षा पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को। तो इस 25-30 साल में तो एक पूरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी आ गई। क्या कारण है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन पढ़ाई के बावजूद उसका कोई असर नहीं हुआ। और एक व्यवस्था यह भी थी, जब किताब में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन व्यवहार में जरूर वो बात रहती थी, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रहती थी। ये विचार करने की बात है। चाहे वो मूल्य हो, चाहे आस्थाएं हो, चाहे परंपराएं हो, चाहे विश्वास हो, और ये सब मिल करके उसके व्यक्तित्व का विकास करते थे। ठीक है ना जी। सर एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है रितु विश्वकर्मा मैम का। जी। उन्होंने लिखा है कि सर जितना मुझे समझ आया है कि वैल्यूज को बिहेवियर में लाने से ज्यादा, वैल्यूज को सिखाने से ज्यादा सिर्फ पढ़ाने और एग्जाम क्रैक करने तक ही लिमिटेड है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि कैसे इनकलकेट कर सकते हैं वैल्यूज को सोसाइटी में, सोसाइटी मेंबर्स में, स्टूडेंट्स में। अपने घर से शुरू करिए, पहला काम। और हम अध्यापक हैं सभी, हमने तो पहले ही कहा कि अगर हम लेट से जाएंगे तो हम अपने विद्यार्थी से कैसे कहेंगे कि तुम टाइम से आओ। ये एक छोटी सी बात है। अभी हम क्या करते हैं, हम सभी में से अधिकांश लोगों के कुछ प्रिय विद्यार्थी होते हैं, और वहां पर हम पार्शियल हो जाते हैं। आप पार्शियल हो रहे हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। वहां पार्शियल हो जाते हैं हम। विद्यार्थी यही सीखेगा ना। और उस विद्यार्थी से हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो इम्पार्शियल होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में? नहीं होगा। तो हमारा भी यही कंसर्न है जो आपका है। कैसे कर सकते हैं? शुरू करिए अपने व्यवहार से। एक चीज और आपको बताऊं, हम सभी अध्यापक हैं, हर विद्यार्थी में कोई ना कोई अच्छाई भी जरूर होती है। हमें आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा प्रयास करके शरारती से शरारती, खराब से खराब विद्यार्थी जिसे हम कहते हैं, उसमें भी कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। अगर हम उसको तलाशने की कोशिश कर लें और वो मिल जाए, तो उसके आधार पर उसको बेहतर परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा बहुत से अध्यापकों ने किया है, करते हैं, आज भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों में भी बहुत। हमारे करीब 33-34 साल के अध्यापन काल में कभी कोई खुराफाती विद्यार्थी नहीं मिला हमको। हम सत्र के पहले 10 दिनों में ही जितने खुराफाती बच्चे होते थे उनको टारगेट कर लेते थे, सेलेक्ट कर लेते थे कि ये खुराफाती है। आज वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी तो है, उनमें क्षमता तो है। और हमें वेतन केवल कोर्स पढ़ाने का नहीं मिलता है, हमें विद्यार्थी को अच्छा मानव बनाने के लिए मिलता है। क्योंकि मानव को आदर्श मानव के रूप में बदलना यह शिक्षा का प्रधान उद्देश्य रहा है। आदर्श मानव की संकल्पना मूल्यों की संकल्पना से जुड़ी है। मूल्यों की संकल्पना व्यक्तित्व के विकास से जुड़ी हुई है। व्यक्तित्व का विकास चरित्र निर्माण से जुड़ा है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी अच्छाई पर विश्वास करिए और उसे फिर बता सकते हैं कि आप ऐसा 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 हो सकता है, और वो अच्छा रिजल्ट देगा, ये मेरा विश्वास है। आप करके देखिए। हम नहीं कहते कि आप पाठ्यक्रम में जाइए, ये इसके लिए पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं है।
हम लोगों को नैतिक शिक्षा कभी पढ़ाई ही नहीं गई, कोर्स में नहीं था। नैतिक शिक्षा के नाम से कुछ नहीं था कोर्स में, पर्यावरण शिक्षा के नाम से कुछ नहीं था, लेकिन लोग करते थे। मैंने कहा ना, एक अनपढ़ आदमी जिसने कहा कि हरा पेड़ नहीं काटेंगे, इसका मतलब है कि वो शिक्षित तो था, पढ़ा लिखा भले नहीं था, लेकिन शिक्षित था, और उसने वह काम किया, अपना काम किया। हमें आपको भी यही करना होगा कि विद्यार्थी को परीक्षा के झंझट से थोड़ा दूर हट करके और सामान्य व्यवहार के माध्यम से, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण बता दूं, जैसा आप लोग भी करते होंगे, हम लोग भी करते हैं। जैसा मैंने कहा, हम तो साल में ही शुरू में ही टारगेट कर लेते हैं। एक जज साहब अपना अनुभव बता रहे थे, करीब 4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बताया कि मुझे फूल बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन वहां पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, फूल न तोड़ें। विद्यार्थी थे, तो एक दिन उन्होंने नजर बचा करके फूल तोड़ लिया। जैसे ही तोड़ा, वैसे ही एक मैडम सामने से आ गई। तो मैडम को देख के वो शक पकाए। फिर मैडम ने कहा, क्या किया तुमने? लड़के ने जवाब दिया, सारी मैडम, मैंने फूल नहीं तोड़ा है, मैंने डंठल तोड़ा है। ठीक है, गुलाब का फूल, नीचे लंबा सा डंठल, डंठल उसने तोड़ लिया था, फूल तो टूट गया। उन्होंने कहा, मैम मैंने डंठल तोड़ा है, मैंने फूल नहीं तोड़ा। मैडम धीरे से मुस्कुराई, उसके सर पे हाथ फेरा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आगे से डंठल भी मत तोड़ना, फूल अपने आप टूट जाएगा। चली गई। कुछ दिन के बाद स्कूल में डिबेट कंपटीशन होने वाला था। मैडम ने उसको बुलाया, कहा, इस डिबेट कंपटीशन में तुम हिस्सा लोगे। उसने कहा, मैडम मुझे डिबेट बोलने का है, तुम लोगे। मैडम ने धीरे 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 उसको मोटिवेट करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे में आर्गुमेंट की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तुम आर्गुमेंट बढ़िया करते हो, इसलिए आगे चल करके तुमको लॉ करना चाहिए। उन्होंने लॉ किया। मैडम ने कहा कि अब तुम वकील तो बन जाओगे, बेहतर होगा तुम जज बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे आर्गुमेंट के कारण लोगों को अच्छा न्याय मिलेगा। देखिए, एक छोटी सी घटना है, उन्होंने इस घटना को खुद शेयर किया। एक छोटी सी घटना है, एक टीचर ने एक लड़के को, उसको पनिश करने के बजाय उसमें से उसके आर्गुमेंट करने की कैपेबिलिटी को पहचाना और उसको वहां तक ले गई। हमारा भी काम यही है। एनईपी भी कहती है कि बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करना है। तो टीचर केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला प्राणी नहीं है, वो मेंटर है, वो अपने विद्यार्थी को तैयार कर सकता है। जी। Any other question? Yes, Jyoti ma'am, please. नमस्ते सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया, और इन मूल्यों पर तो बात होनी ही चाहिए। मैं बस आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय का जो वातावरण होता है, उस पर जो छात्र होते हैं उनके व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है उन पर? क्योंकि एक महाविद्यालय से पढ़ा हुआ, एक विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र, उन सबके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिलता है, और कुछ जो विशेष विद्यालय हैं वहां के पढ़े हुए छात्रों का भी एक अलग पर्सनालिटी डेवलप होता है। तो उन पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, ऐसा है कि हर संस्था का अपना एक नेचर होता है। तो ये निश्चित है कि जिस संस्था का जो नेचर होगा, वहां के लोगों पर, वहां के विद्यार्थियों पर उसका भी असर होगा। ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। शर्त ये है कि उन विद्यार्थियों को कैसे हम किस रूप में लेते हैं। मैं एक छोटी घटना बताता हूं। मैं लॉ का विद्यार्थी था, और जब मैं लॉ कर रहा था जिस कॉलेज से,
मैंने अपनी ज्यादातर पढ़ाई पहले कॉलेज में ही की है। तो हमने एमएड करने के लिए ब्रेक कर दिया अपनी लॉ को 2 साल करने के बाद। तो मेरे 2-3 मित्रों ने कहा कि मैंने जब दोबारा एडमिशन लिया तो हमने कहा कि यार ब्रेक हो गया था, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि क्या बात करते हैं, हरिश्चंद्र में जो 3rd ईयर में पहुंच गया उसके पास होने की गारंटी है। इसका मतलब ये उस कॉलेज की परंपरा थी। अगर फर्स्ट ईयर में 800 से ज्यादा लोगों का एडमिशन होता था तो 50% लोग फर्स्ट ईयर में ही छंट जाते थे। सेकेंड ईयर में 400 लोग आते थे और उनमें से 300 प्लस माइनस 3rd ईयर में आते थे। इसलिए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उनका जहां 50% होता था वहां 3rd ईयर का रिजल्ट 100% होता था। ठीक है ना? तो ये उन हमारे मित्रों ने बताया कि ये तो इस कॉलेज की परंपरा है, तो आप उस परंपरा से बाहर कैसे जा सकते हैं? आप इतना तो नहीं है। हाँ, 2 चीजें जरूर हैं। अहम यानी सेल्फ रेस्पेक्ट होना, आत्मविश्वास होना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि चाहे वो अध्यापक हो या विद्यार्थी, कहीं उसको घमंड तो नहीं हो गया है। ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप जीवन में देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं, आप समाज में देखेंगे, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनके सफलता का ग्राफ बहुत ऊंचा है। ये एक्सेप्शन है, लेकिन इन जनरल जहां तक सवाल है, मेरा यह मानना है कि कॉलेज भी अच्छे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं। संस्थाएं तो सभी शिक्षा की हैं, सभी अच्छी हैं। कौन कितना अच्छा दे पाता है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं किसी को न तो ओवर रेट करूंगा न तो अंडर रेट करूंगा। संस्थाएं तो सभी अच्छी होती हैं, शिक्षा की संस्था है। और अब वो अपने अपने विद्यार्थी ग्रहण करने पर भी है, मुझे लगता है हम क्या ले पाते हैं किससे। यस, ये भी बड़ी बात है। जैसे मैं बनारस के 2 एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। बनारस में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है और वहां से जो बच्चे निकलते हैं तो वहां पीजी नहीं था। पीजी या तो जयपुर में था आयुर्वेद में या फिर बीएचयू में था। तो बीएचयू में 20 सीटें थी, 20 में से 15-16 सीटें अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कब्जा कर लेते थे। ठीक है, बीएचयू ने कोटा लगाया। कोई बीएचयू का हो तो पता कर लेना भाई, हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि बीएचयू कमजोर है, वो तो हमारी मातृ संस्था है। बीएचयू ने कोटा लगाया, 50% बीएचयू प्रोडक्ट और 50% अदर्स। उस अदर्स में अब 10 सीटें बची। 10 में आज भी 8 से 9 सीटें संपूर्णानंद वाले ले लेते हैं, यानी 40 से 45% आज भी कोटा लगाने के बाद भी उनका होल्ड है। क्योंकि वहां का मेरे एक मित्र हैं के द्विवेदी, अब रिटायर हो गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई इसके पीछे की वजह क्या है। उन्होंने हमसे कहा कि वजह क्या है, जो संसाधन है आप देख रहे हो। लेकिन हम अपने विद्यार्थी को मोटिवेट करते हैं कि बेटा कंपीट तुमको बाहरी दुनिया से करना है, और समय समय पर हम उन्हें केवल मोटिवेट करते हैं। अब ये मोटिवेशन कॉलेज में भी हो रहा है, ये मोटिवेशन यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है। हमने उनके इस छोटी सी का जो सूत्र है, छोटा सा, इसको हमने अपने यहां लागू किया अपने विश्वविद्यालय में एमएड के विद्यार्थियों पर, कि जब वो बीएमएस करके एमडी में या एमएस में अच्छी खासी सीटें वो कर सकते हैं, तो हमारे यहां बच्चा हायर एजुकेशन में आया है तो हमने एक दिन भी
उनको नेट या जेआरएफ के किसी सिलेबस पर 1 घंटे का भी लेक्चर नहीं दिया, राइट। मैं व्यक्तिगत उनको बुला के पूछता था, पहले क्लास में एक बार सबको बता देता था कि भाई आप एमएड करने आए हैं, मकसद क्या है। अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो हायर एजुकेशन की पहली शर्त नेट होना चाहिए, और बेरोजगार हो अभी, थोड़ा मेहनत कर दोगे जेआरएफ निकल जाएगा, तो एक अच्छी खासी तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। आधे लड़के एक वर्ष में 2 बार नेट होता था कभी, तो आधे लड़के दिसंबर का नेट निकाल लेते थे। मैं और कुछ नहीं करता था, जिन्होंने निकाल लिया उनको धन्यवाद दिया, जिनका नहीं निकला मैं उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालता था कि हाई स्कूल से लेके पीजी तक कितना परसेंट रहा है इनका, एंट्रेंस एग्जाम में कितना परसेंट रहा है, और एक एक को अलग से बुलाता था और बताता था कि आप एंट्रेंस एग्जाम में इससे ज्यादा नंबर पाए थे, कोई तो कारण रहा होगा बेटा कि ये रह गया होगा आपका। बस उनको समझा के छोड़ देता था। 10 दिन में 15 दिन में जब कभी याद आता था तो क्लास में पूछ लेता था, भाई तैयारी कैसी चल रही है। और ये हमने नोटिस किया कि 25 में से 23 से 24 लड़के हर साल हमारे नेट जेआरएफ निकालते थे। मेरे एक मित्र हैं काशीनाथ हीरेमठ धारवाड़ विश्वविद्यालय में, 2014 में वो बनारस आए थे, उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा किसी विश्वविद्यालय के पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। अलग से 1 घंटा पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, पढ़ाया ही नहीं कभी। तो चाहे वो स्टेट हो यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल की यूनिवर्सिटी हो, देखो ऐसा है कि हम सभी आदमी पहले हैं। कोई भी संस्था व्यक्तियों से अच्छी बन सकती है, व्यक्तियों से बड़ी बन सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए अगर काम करने का मन न हो तो डिलीवरी अच्छी नहीं होगी, आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। और अगर उसने तय कर लिया कि काम करना ही करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तब भी काम कर सकता है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो पहली बार मैं अपनी संस्था के स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हूं, कुशागरी अपने कमरे में बैठ के बात कर रही है। लेकिन जब हम लोगों ने यहां काम शुरू किया था तो हमने मूवेबल स्क्रीन से अपना काम शुरू किया था। हमारी मीटिंग्स वगैरह जो भी करने थे, काम करने का मन था तो शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि संस्था जरूर अच्छी है, हम तो मानते हैं सभी संस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन वो अच्छी बनी रहे ये निर्भर करेगा वहां के लोगों पर और खास तौर से वहां के अध्यापकों पर। विद्यार्थी तो आज भी मोड़ा जा सकता है। मेरा यह मानना है कि आज भी विद्यार्थी आपकी बात मानने को तैयार है, बड़े होने के बाद भी। ऐसा नहीं कि बड़े विद्यार्थियों को डील करना कठिन है, बशर्ते आप उस पर तो भरोसा करो। उसे जिस दिन लग जाएगा कि मेरा अध्यापक या मेरी टीचर मेरे ऊपर भरोसा करती है या करता है, उस दिन वो अपना 100% देने की कोशिश करने लगेगा, 100% देगा भी। हाँ, ये सबके साथ नहीं, अपवाद वहां भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अपवाद हर जगह है, लेकिन इन जनरल मेरा ये अनुभव है, मेरा ये मानना है। और ये मैं नहीं कहता, इसके लिए जैसे आपने कहा ना, हर संस्था का अपना गुण धर्म है। मैं जब आ रहा था तो मैं लेके आ रहा था कि ये अल्टरनेट मॉडल क्या होना चाहिए। अभी एक बहन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया है, तो अगर आप कहें तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर लूं, ठीक है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के प्रोफेसर लेहमन है। मैं अक्सर ये शेयर करता हूं क्योंकि हम जब कहें तो लोग थोड़ा सा कम मानते हैं। हम मतलब भारत वाला आदमी भारत में बात करे, वैसे हम अपने यहाँ इन लोगों को थोड़ा कहते रहते हैं। जब ये कहते हैं कि ये बात कही गई तो हम कहते हैं कि बताओ हमारे यहाँ कभी कही गई कि नहीं कही गई। तो हम इनसे अपने फैकल्टी मेंबर से तो कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर ये बात है तो उसको ढूंढ के ले आओ।
लेकिन हम आपके साथ शेयर करते हैं। प्रोफेसर लेहमन कहते हैं कि द ग्लोबल इन्वायरमेंट इज डेस्परेट ऑफ आइडियाज, फिलॉसफी एंड रिलीजन। इंडिया इज द मोस्ट prolific birthplace of all three due to great synergy of democracy and diversity। यानी वैश्विक परिदृश्य में बहुत तीव्रता के साथ वैकल्पिक विचार, दर्शन और धार्मिक दृष्टि की आवश्यकता अनुभव हो रही है। भारत में इन तीनों का बड़ी तेजी से प्रजनन होता है। कैसे होता है? विचार की स्वतंत्रता और विविधता के कारण होता है। ठीक है ना? वो आगे और एक बात कहता है, द इंडियन रिलीजन एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस कैन प्रोवाइड द सेंस ऑफ मॉरल ऑर्डर। अभी जिसकी बात हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, द सेंस ऑफ मॉरल ऑर्डर, स्पिरिचुअलिटी एंड एथिकल कंपास which the world desperately needs। यानी तीन बातें। पहला, सेंस ऑफ मॉरल ऑर्डर, यानी कोई भी व्यवस्था बिना नैतिकता के टिक ही नहीं सकती। और आप कल्पना करो कि वो शिक्षण की कौन सी पद्धति थी, वो व्यवहार की कौन सी प्रणाली थी जो वैदिक काल से लेकर के और बौद्ध काल तक लगभग 4000 से ज्यादा सालों तक नाम बदलते रहे होंगे, लेकिन व्यवहार का बेसिक कॉन्सेप्ट वही का वही रहा। कोई तो बात रही होगी। हम आज नए नए शब्द गढ़ रहे हैं, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, लेकिन पानी का स्तर 200 फीट नीचे चला गया है। आज के अखबार में निकला है कि गंगा जी में दिसंबर के महीने में रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। अभी आज के अखबार में फोटो है उसकी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। यहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर डगमग जगह है, पहाड़ी इलाका है पूरा। वहां पर एक सुरभि शोध संस्थान है। मैं अपने बीएड के एमएड के विद्यार्थियों को हर साल वहां ले जाता था जब तक मैं अपने पुराने इंस्टीट्यूट में था। वहां मैंने देखा 40 फीट पर पानी है। जब हमने पूछा कि इतना पथरीली जगह में ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा हमने वाटर रिजर्वायर बनाए। जब हम लोग आए थे तो 200 फीट तक पानी ही नहीं था यहां पर। तो वर्षा के पानी को हम लोगों ने रोका वाटर रिजर्वायर बना करके। आज 40 फीट पर पानी है। तो हमने नेचर को नेचुरल तरीके से नर्चर करने का प्लान ही गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। फिर उधर लौट के आ जाएं, काम हो जाएगा। तो अब हम लेहमन की बात कर रहे थे। वो कहता है कि बिना नैतिकता के कोई व्यवस्था नहीं टिक सकती। पहली बात यानी सेंस ऑफ मॉरल ऑर्डर। दूसरा, आध्यात्मिकता। अब आप कहेंगे कि साहब ये अध्यात्म कहां से आ गया इसमें? भाई, जब धर्म आएगा तो आध्यात्म आएगा। और थोड़ा सा जो अरविंद को पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत बढ़िया वर्गीकरण किया है। 4 स्टेज बताए हैं, धर्म से लेकर के और मोक्ष तक। और वो कहते हैं सीमा कहां तक शुरू होती है? धर्म से शुरू होती है हमारे व्यवहार की सीमा। Where religion ends, spirituality begins. Where spirituality ends, reality begins. Where reality ends, bliss begins. And where bliss ends, that is the goal. तो जहां धर्म आएगा वहां आध्यात्मिकता आएगी। धर्म आध्यात्मिकता का कच्चा माल है और आध्यात्मिकता धर्म का परिष्कृत रूप है। ठीक उसी तरह जैसे संस्कृति सभ्यता का परिष्कृत रूप है,
और सभ्यता संस्कृति का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। बिल्कुल उसी तरह तो हमारा व्यवहार आध्यात्मिक था, आज भी है किसी न किसी रूप में। अब मंदिरों में भीड़ बढ़ गई है, भले आधे लोग सेल्फी लेते हैं वहां जाकर के, लेकिन वो तब लेते हैं जब पहले दर्शन वगैरह कर लेते हैं। तीसरी बात वो कहता है एथिकल कंपास, यानी सही गलत, करणीय अकरणीय का विवेक, यानी इसका भी नियामक तत्व क्या था? धर्म था। यानी धर्म से कमाओ, धर्म से खाओ, धर्म से पढ़ो, धर्म से बढ़ो, सब कुछ धर्म से करो मगर अधर्म मत करो। हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था धर्म से जुड़ी हुई थी। महाभारत में एक श्लोक आता है, न वै राज्यम न च राजासीत न दंडो न च दांडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। यानी धर्म वह नियामक तत्व था जो व्यक्ति के व्यवहार को, यानी चाहे वो राजा हो या प्रजा, उसको तो नियंत्रित करता ही था। लेकिन आगे एक बात आती है, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म व्यक्ति की रक्षा करता था और व्यक्ति धर्म की रक्षा करता था। दोनों एक दूसरे की रक्षा करते थे। यह परंपरा जब तक चलती रही तब तक व्यक्ति में प्रकृति में सामंजस्य था, और ये व्यवस्था जहां गड़बड़ाई वहां सामंजस्य गड़बड़ हो गया, और जब सामंजस्य गड़बड़ हो गया तो उसका परिणाम सामने है। अब आपको तय करना है कि हम आप क्या करेंगे। जी थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चंस? जी जया मैम। मैम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर जैसे एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आजकल जो यंगस्टर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स से ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर सोशल मीडिया पे इसके अवेयरनेस, वैल्यूज से, इथिकल वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर कंटेंट डाले जाएं, छोटे छोटे कंटेंट डाले जाएं, तो हो सकता है कि उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को आए। लेकिन ऐसे कंटेंट मिलते ही नहीं है जल्दी, ज्यादातर जो है वो नॉक्सियस ही मिलते हैं। तो वो भी एक तरीका हो सकता है जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको इफेक्ट करने के लिए, पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए। ये मैं कहना चाह रही थी। जी आपका सुझाव बढ़िया है सर। एक्चुअली ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे जितना बोला जाए कम है, और आप जिस तरीके से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं सर, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि उसको बहुत सिचुएशनल लाइफ से जोड़ दिया जाए। तो मैं आपकी ओर से फीडबैक चाहिए, आपकी ओर से सुझाव चाहिए कि आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। आप अपने प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट के अलावा अपने स्टेट को या पूरे जितने पार्टिसिपेंट हैं, इनमें 40 के 40 लोग भले नहीं बोलेंगे, लेकिन जरूर कुछ कॉमन एक्सपेक्टेशन सबकी होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ताकि हम उसे बेटर बनाने में हमारे लिए सुविधा होगी। सर मैंने स्टार्टिंग के पहले दूसरे दिन दीप्ति मैम थे, उनसे कहा था कि अगर कोई ई डेवलपमेंट पे कोई सेशन हो, जैसे मूक क्रिएट कैसे करना है या फिर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करना है, इस टॉपिक पे अगर कुछ बताया जाए तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज अभी और दूसरी चीज है IKS। तो IKS इज समथिंग जो कि NEP बहुत ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रांगली बात कर रहे हैं। सेकेंडली हमारी टेक्नोलॉजी ICT एनेबलिंग के ऊपर बात हो रही है। तो ये जो दो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्योंकि मुझे IKS से रिलेटेड थोड़ा सा डाउट इसलिए लगता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छा नॉलेज आपका संस्कृत का, वैदिक साइंस का, इन सारी चीजों का नॉलेज काफी अच्छा होना चाहिए, तो आप इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, वहां पे हमने वैदिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, संस्कृति है और संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लिमिटेड स्टेजेस में और स्टेट्स में रह गई, जैसे साउथ इंडिया में है या नॉर्थ के किसी पार्ट में है। तो उसका अंडरस्टैंडिंग जिस लेवल पे NEP 2020 हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उसका
इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो थोड़ा चैलेंजिंग मुझे लग रहा है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट ICT एंड ऑल, तो क्योंकि पेंडेमिक होने की वजह से बहुत सारे लोग बाय फोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े हैं, तो उनको एनी हाउ ये करना ही है कि आपको टेक्नोलॉजी पे आना ही है और आपको उसके हेल्प से पढ़ाना है। और असेसमेंट प्रोसेस, थर्ड पॉइंट सर, असेसमेंट पैटर्न इन ई-लर्निंग, असेसमेंट पैटर्न को किस तरीके से अच्छा किया जाए, क्योंकि अगर NAB 2020 का जिस तरह से नॉलेज मिला है यहाँ पे हमको, तो वहाँ पे असेसमेंट पैटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। तो वो मुझे लगता है कि एक असेसमेंट पैटर्न के ऊपर भी एक लंबा सेशन या फिर फ्रूटफुल सेशन हो। तो मेरी तरफ से 3 टॉपिक हैं सर, IKS, ई प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट एंड असेसमेंट सिस्टम सर। मेरे ख्याल से कोई कार्यक्रम कुशाग्री हम लोग कर रहे हैं ना? जी सर, ICT पे हमारे यहाँ होने वाला है जल्दी, जनवरी में मैम इवेंट होने वाला है, तो अब हमारे पोर्टल पे जाइए, अब हम वेरियस जो है आप पे IKS और ICT ये सारी ही चीजों पे हम इवेंट्स कराते रहते हैं, तो आप IUCT के पोर्टल पे आप हमेशा विजिट करिए, आपको इस तरह के कोर्सेज भी, और जल्दी ही हम MOOCs कोर्सेज भी शुरू करने जा रहे हैं। हम 25 को हमारा फाउंडेशन डे है और हम MOOCs के कोर्सेज शुरू कर देंगे, इसीलिए ट्रायल के तौर पर हम लोग, देखिए मैंने जैसे कहा कि मैं पहली बार अपनी स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो चीजें आपने बताई उस पर ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम पहले से शेड्यूल हैं, आप हमारी वेबसाइट देखें, आप उसमें। दूसरी एक और चीज है, हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना, जैसे IKS की बात आप कर रहे हो, IKS मीन्स क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम है। तो देखो भाई, अब कुशाग्री हंस रही है, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं बेटा, चिंता मत कर, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर से थोड़ा सा झकझोरती हैं अंदर से। भारत में भारतीय ज्ञान की परंपरा की प्रतिस्थापना या उसका विकास या पुनर्स्थापन ये इंडियन नॉलेज के पैटर्न पे नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि भारत की जो संकल्पना है वो इंडिया से बहुत अलग है, परे है, दूर है और विस्तृत है, ठीक है ना। भारत वो जगह है जहां पर कि ज्ञान के लिए लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया के बाकी क्षेत्रों में नहीं रहे हैं, लेकिन भारत का जो प्रयास है, वो जो आप चर्चा कर रही थी शशिकला, वो बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के ही था, ठीक है ना, जो दुनिया के बाकी देशों में कम देखने को मिलता है। और ज्ञान, हमारे यहाँ ज्ञान की संकल्पना केवल सूचना नहीं है। ज्ञान, मैं जहां तक समझता हूं, सूचना ज्ञान नहीं हो सकती। हमारे यहां तो कहा गया, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम, ठीक है ना। यानी ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो सभी तत्वों को देख सकता है। एक कहावत है कि अगर आप 1 वर्ष की योजना बना रहे हैं तो अनाज उगाइए, अगर आप 10 वर्ष की योजना बना रहे हैं तो पेड़ उगाइए, और अगर आप 100 वर्ष की योजना बना रहे हैं तो मनुष्य बनाइए। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के माध्यम से होगा। तो आज के 100 साल बाद के लोगों के लिए भी शिक्षा क्या हो, कैसी हो, इसे अगर आज तय करना होगा तो ज्ञान की आंखों से ही तय होगा, फिजिकल आंखों से नहीं तय होगा। आज के 100 बरस बाद उसको कल्पना करनी होगी कि 100 बरस बाद का समाज कैसा होगा, 100 बरस बाद समाज की आवश्यकताएं क्या होंगी, उसके मुताबिक कैसा व्यक्ति का निर्माण करना उचित होगा, और जैसा व्यक्ति का निर्माण करना उचित होगा वैसे वैसे उसके हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था उचित होगी।
तो इसके लिए जरूर आपको थोड़ा पुराने की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन पुराने को नई परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाए इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज के 4000 वर्ष पहले था वो आज नहीं है, लेकिन उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आज के लिए उपयोगी होंगी। तो ये कठिन काम है, और ये काम लेक्चर से नहीं, ये तो शोध से होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन की जरूरत होगी। बैठना पड़ेगा कि 4000 वर्ष पहले जो था वो आज कितना रेलेवेंट है, किस रूप में रेलेवेंट है, और इसको किस रूप में लागू किया जाएगा। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी करें, और हमारे यहाँ ये प्रयास अभी हम लोग भी नए हैं, शुरू कर दिए हैं, आप सबके साथ मिलकर थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अपाला मैम का एक क्वेश्चन है, मैम प्लीज। या एम आई ऑडिबल? श्योर। या सर, मुझे ये बस लगा कि ये जो पूरे प्रोग्राम है इसमें हमने वी फोकस्ड मोर ऑन द कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ एनईपी, like what is internationalization, what is the knowledge system, you know, rather than the application part of it, कि हम इसको कैसे actually syllabus में और curriculum में integrate करें या apply करें, implement करें. That would be very important, because the practicality of it is difficult more, I think, in NEP rather than the concept part of it. Yeah, that is my one concern, कि अगर हम लोग उसके साथ साथ we would have also understood that how do we implement it, how is the present structure, and then how is the change structure supposed to look. Yeah, that was one thing that I thought would be very relevant. Okay. मैं केवल एक बात आपसे कहूं, अगर किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो गया तो उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है इसकी क्षमता हमारे पास है, आप सभी इतने कैपेबल हैं। दूसरी चीज, एक कार्यक्रम में एक कॉमन इंप्लीमेंटेशन का कोई फार्मूला कोई रिसोर्स पर्सन बता ही नहीं सकता। इसलिए नहीं बता सकता कि हर जगह की, हर इंस्टीट्यूट की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आप तय करेंगे कि आप अपनी संस्था में इस कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हुआ उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ये आप, चूंकि इंप्लीमेंट करने वाले आप हो, तो आपको तय करना होगा कि आप अपने यहां कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूं आपको। पाठ्यक्रम बन रहा है, हर विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम बन रहा है, राइट। तो जो आप समझे कि अगर भारत की चीजों को इस पाठ्यक्रम में डाला जाना चाहिए तो उन किन चीजों को डाला जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने अपने बीएड में रूसो को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, फ्राबेल को पढ़ा, पेस्तलाजी को पढ़ा, सबको पढ़ा, बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, लेकिन 2000 तक इस देश के किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में गिजू भाई थे ही नहीं। मालवीय जी ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया, दुनिया के हर विकसित शहर में बीएचयू का प्रोडक्ट आज मौजूद है और पहले से मौजूद है। अगर इतना बड़ा विजन नहीं होता तो इतनी बड़ी संस्था तो नहीं खड़ी होती। मालवीय जी के बारे में तो नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। अब मेरे जैसा आदमी आता है, जब हमें मौका मिलता है तो हमने कहा भाई बीएड एमएड के लेवल पर बहुत रूसो, प्लेटो, फ्रोबेल को हमने पढ़ लिया, थोड़ा भारत के लोगों को जोड़ दीजिए इसमें, तो जोड़ दिया। आप अपने यहां ये काम कर पाएंगे क्या? क्योंकि आपको ताजुब होगा, मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है
कि 96 तक मैंने गिजू भाई का नाम भी नहीं सुना था, जब मुझे अध्यापन करते हुए 8 बरस हो गए थे। ठीक है, कारण क्या था? कभी ऐसी पाठ्यक्रम में थे नहीं और कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। जब जाना तो हमने कहा कि तो चाइल्ड एजुकेशन पे इतना बड़ा काम किया इन्होंने, ये बाहर आने चाहिए। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम की सफलता का पहला पड़ाव पूरा हो गया। लेकिन सभी अपने अपने इंस्टीट्यूट में इसको कैसे लागू करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपना एक एग्जांपल केवल बताया बस। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। हाँ, थैंक यू सर।